जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे तथा जिन लोगों ने परीक्षाएं दे दिया है वो लोग अगली परीक्षा के लिए अपनी जोरदार एक तैयारी के साथ लग गए होंगे तथा जिन लोगों की परीक्षाएं बाकी है वह एसएससी एमटीएस तथा आने वाली परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे। 15 जून 2023 की जो एमटीएस की परीक्षा हुई है दोस्तों, ऑल शिफ्ट के कंप्लीट क्वेश्चंस अभी तक जितने भी मिले हैं शाम तक आप लोगों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा जो भेजे गए क्वेश्चंस है, सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को बहुत ही एक कह लीजिए कि दिल से सलूट या दिल से सलाम जिन्होंने इन प्रश्नों को भेजा है, ताकि उनके भाई बहनों का, उनके दोस्तों का, उनके साथियों का भी सिलेक्शन में उनकी मदद हो सके। क्योंकि वो प्रश्न नहीं भेजेंगे तो हमें प्रश्न आपको दे नहीं पाएंगे दोस्तों, हमें भी प्रश्न आप ही लोगों द्वारा मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। जैसा कि हेलो शिक्षा हर बार स्पेशल तरीके से ग्राफिक्स के माध्यम से याद करवाने नहीं बल्कि रटवा देने का प्रयास करता है प्रश्नों को, उसको हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अब समझिए कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था उसको हम जरा सा जानते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने। कुछ लोगों ने बोला कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका, अगर यह प्रश्न आया होगा तो भी कोशिका सही उत्तर होगा। और किसने सबसे पहले इसका यूज किया था, इस शब्द का प्रयोग, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, यह भी आप जानते हैं। कोशिका से बनने वाले और क्या क्या प्रश्न आते हैं, जैसे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इस तरह से चप्पल नुमा आकृति जो है आपको झिल्ली नुमा दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स है, वैक्यूल्स है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे न्यूक्लियस कोशिका का केंद्रक है, केंद्रक यहाँ होता है न्यूक्लियस वगैरह। साइटोप्लाज्मा है, गाल्जी बॉडी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स है। कोशिका के अलग अलग भाग हैं, कभी कभी इन भागों को रीजनिंग बनाकर पूछ देता है कि निम्न में से कौन से एक समूह के हैं, तो ये सब कोशिका के पार्ट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों ऐसे कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं जहां से डेली मेरे कंटेंट से 15-20 मिनट की वीडियो से 4 से 5 प्रश्न डेली आ रहे हैं। अब यह देखिए, मैं कई बार यह यामिनी कृष्णमूर्ति इसको रटवा चुका हूं, यामिनी कृष्णमूर्ति और भरतनाट्यम। यह आज प्रश्न में भी आया था। आज भी वही स्क्रीन पुरानी वाली लगाया हूं, जो पुराने विद्यार्थी होंगे हमसे जुड़े वो जानते होंगे। यह स्क्रीन जो मैं कई बार लगा चुका हूं, सेम वही स्क्रीन आज भी लगाया हूं, क्योंकि यहीं से प्रश्न बार बार आ रहा है। अब भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु कि मद्रास और तंजौर में विकसित होता है। कांजीपुरम, पंडलूम और एक तंजौर, इन तीनों को पाणी कहा जाता है, 3 घराने इसके हैं। आधुनिक काल में उच्चतर स्तर पर लाने का श्रेय ए कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। प्रमुख कलाकार जो बार बार पूछ रहा है प्रश्न, अब प्रश्न यहां से आ रहे हैं दोस्तों। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, पद्म सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यहाँ से प्रश्न रोजाना आ रहा है। इसी तरह से नृत्यों का एक वीडियो मैंने कंप्लीट कराया है, जो मैं यहाँ आपको आई बटन में दे भी दूंगा। आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके मोबाइल में, अगर कंप्यूटर में आई बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे, मोबाइल में आपको यहाँ जो नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आप जाइए, स्टैटिक जीके इजी वे की प्लेलिस्ट बनी है, स्टैटिक जीके की फुल प्लेलिस्ट, वहां से आप देखिए कंप्लीट आपको जो है नृत्यों की वीडियो जो है, जनगणना की वीडियो मिलेगी, जहां से रोज प्रश्न आ रहे हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। 1971 में भूटान ने के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने पर तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल भूटान ने बनाया था। भूटान की मुद्रा की बात करें तो भूटानी जो है निगुल्ट्रम है, भारतीय रुपया जिसे भी वहां की मुद्रा चलती है। तीरंदाजी मंगोलिया, भूटान का भी राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल की बात करें तो लिथुआनिया, एस्टोनिया, क्यूबा, फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन कई बार पूछा है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न देखिए यहाँ से, ये भी मेरी जनगणना वाली जो स्टैटिक जीके की वीडियो वहीं की स्क्रीन से आज एक प्रश्न फिर आया था कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कभी नियमित जनगणना, 10 की जनगणना या पहली बार जनगणना? तो अगर पहली बार की बात करें तो 1872 पहली बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन अगर बात करें नियमित 10 की जनगणना तो 1881 में रिपन के कार्यकाल में। और अगर बात करें आजाद भारत की जनगणना तो 1951 में, 1951 में आजादी के बाद पहली जनगणना होती है। और जनसंख्या दिवस तो आप जानते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं। 2011 की जनगणना क्या थी? तो आज देश की 15वीं जनगणना और आजाद भारत की 7वीं जनगणना थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उस समय के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे और 21 की जो हो नहीं पाई कोरोना की वजह से, उसके आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, एक स्क्रीन और प्रश्न 1000, मतलब एक सामने आपकी जो स्क्रीन दिख रही है, यहां से कम 15 से 20 प्रश्न घुमा फिरा के बनाता है। ये देखिए, आवर सेंसस आवर फ्यूचर थीम भी पूछता है। तो 2011 जनगणना की थीम क्या थी? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। एक और रिपोर्ट नई आई है, करंट का क्वेश्चन जान लीजिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का पहला जनसंख्या में नंबर 1 बन गया है। इसके लिए भी हम लोगों को बधाई हो। चलिए, जनसंख्या में तो हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार दोस्तों, लेकिन और चीजों में जो है
थोड़ी सी गति कम है। जैसे कि रोजगार की बात करें, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम है, अब उसमें कौन सा ग्रह दिया था वो होना चाहिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो उत्तर है हमें जो समझ में आता है, शुक्र सबसे कम इसकी घूर्णन गति है और बृहस्पति की घूर्णन गति सबसे तेज है। और इन्हीं में से अगर कोई उत्तर रहा होगा तब तो सही है। शुक्र का सबसे कम और बृहस्पति की सबसे तेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है बुध, वीनस यानी शुक्र दिख रहा है, पृथ्वी, मंगल, और यहाँ पर बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण आपको यहाँ पर नेपच्यून और यूरेनस दिख ही रहे हैं। प्लूटो जैसे ग्रहों की संख्या से निकाल दिया गया है, ये क्रम है। और यहाँ पर शुक्र को पूछा था, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर चमकीला ग्रह, या फिर कह लीजिए कि एक हमेशा सफेद ग्रह, इस तरह से। क्योंकि ये चमकता बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कारण इसकी चमक बहुत ज्यादा होती है। और इसके बाद बात करें बृहस्पति की, तो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है, इसको तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट कराऊंगा, समय नहीं लूंगा आपका, बहुत ही कम समय में सारे क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिया जाएगा। ये देखिए, झूम खेती क्या है। तो झूम खेती एक ऐसी खेती है दोस्तों कि जंगलों को, वनों को काट करके, जला करके खेत को खाली किया जाता है, और कुछ दिन जब तक भूमि उपजाऊ है वहाँ खेती करते हैं। जैसे ही भूमि उपजाऊ नहीं होती है, भूमि खराब हो जाती है, फिर आगे के जंगल को काटते जाते हैं। जंगल को एक तरह से कह लीजिए कि निर्वनीकरण कर, वनों को काटते जाओ, खेती करते जाओ, और भूमि को फिर से उर्वरक न डालो, फिर से उसे फर्टिलाइज न करो, उसको छोड़ दो। यही झूम खेती है ये जो है। और आप ये जो किसान देख रहे हैं, ये चाइना के किसान है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे ऐसे अपना झूम खेती ये लोग कर रहे हैं, और पर्यावरण के लिए तो नुकसानदायक है ही है, क्योंकि जंगलों का कटान होगी और एक तरफ से भूमि को भी बंजर कर रहे हैं लोग, तो वही स्थिति है। एक आदिम प्रकार की कृषि है, जो पहले वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है, और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों और हलों आदि से जुताई करके बीज बोया जाता है। ये झूम खेती। लाडली बहना योजना कब प्रारंभ हुई थी? एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल तक में यह प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। व्हेन वाज द लाडली बहना योजना स्टार्टेड? तो लाडली बहना योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा जयंती के अवसर पर जो है, नर्मदा जी के पवित्र तट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की थी। अभी एक वीडियो वायरल होने की वजह से चर्चा में काफी रही है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे हर शिफ्ट में, आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट है। और लाडली बहना योजना की के लाभ की बात करें तो 1000 प्रति माह जो है, यानी 12,000 रुपए दिए जाएंगे साल में। इसको भी जरा सा आप ध्यान रखेंगे। ये थी लाडली बहना योजना, ये हाल ही में शुरू की गई केंद्र सरकार की मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है, इसको आप ध्यान रखेंगे। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी का भाषण किस वर्ष हुआ था? तो अगर वर्ष की बात करें तो 1893 1893 में शिकागो में धर्म संसद का आयोजन अमेरिका में होता है, और वहां पर स्वामी विवेकानंद उसमें शिरकत करते हैं, और हिंदी में इन्होंने संबोधन किया और एक शब्द बोला कि अमेरिका के भाइयों और बहनों। और ये शब्द सुनते ही, ये वाक्य सुनते ही लोग एक तरह से कह लीजिए कि एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो, पूरे 2 मिनट तक वहां तालियां बजती रही। लोग जो है एकदम से कह लीजिए मुग्ध होकर के इनके भाषण को सुनते रहे, और बहुत ही एक जोरदार भाषण, भारत के लिए गौरवान्वित पल था। शिकागो यूएसए 1893 पूरे एकदम कह लीजिए कि उस समय का विंटेज इमेज, जो जबरदस्त इमेज उस समय का है, ओरिजिनल इमेज आपको दिखाया हूं ताकि आप इमोशनली कंटेंट से जुड़ सकें। ये ग्राफिक्स लगाने का तात्पर्य दोस्तों आपको मतलब चित्र दिखाना नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि आप इस टॉपिक को तो भूल जाएंगे, लेकिन ये चित्र नहीं भूलेंगे, ये इमेजेस नहीं भूलेंगे। इनको कलरफुल भी मैं लगा सकता था, लेकिन ओरिजिनल इमेजेस कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाते हैं, और वह आपके माइंड में सेट होते हैं, और एक कंटेंट आपका याद हो जाता है हमेशा के लिए। मेरा तो उद्देश्य बस इतना है कि अगर इस 20 मिनट की वीडियो से मैं आपको 2 से 4 भी क्वेश्चन रटवा पाऊं लाइफ टाइम हमेशा के लिए, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं बहुत छोटा सा उद्देश्य लेके चलता हूं, और उम्मीद है कि इतने जबरदस्त कंटेंट को आप याद कर ही लेंगे। जैसे अभी आप देख लीजिए, आपका मन, मैंने जैसे ही वीडियो नेक्स्ट किया आपका तुरंत दिमाग यहाँ लग गया। ये देखिए, रजिया सुल्तान, खूबसूरती की बेताज बादशाह, देख ही रहे हैं आप इसको। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। और खूबसूरती का क्या ही कहना, लेकिन आप थोड़ा इधर से ध्यान इधर भी लगाइए, क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो खूबसूरती प्रश्न में आने वाली नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए, ये तो रही हंसी मजाक की बात, लेकिन रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और तुर्की मूल की रजिया अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह ये भी तलवारबाजी वगैरह, सेना युद्ध अभ्यास वगैरह किया था, और सुल्तान बनती आप जानते हैं। इसके प्रेमी का नाम था याकूत। ये रजिया सुल्तान का गुलाम था। अब आप कुछ लोग हैं बोलेंगे सर हमें भी गुलाम बनना है, लेकिन अब अभी वो सब योजना खत्म हो गई है। अब गुलाम बनने का एक ही तरीका है कि आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद अच्छी सी नौकरी पाइए, शादी करिए, तब आपको रजिया सुल्तान मिलनी है, अदरवाइज कोई चांस नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है 2011 की जनगणना के अनुसार।
और दूसरे नंबर पर बंगाली दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और इसके बाद मराठी, तेलुगु, तमिल तो इसके बाद आते हैं, लेकिन हिंदी फर्स्ट और बंगाली सेकेंड, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपात की बात करें अगर तो 352 से 360 तक आपात की बात की गई है। 360 में वित्तीय आपात वगैरह की बात की गई, 352 राष्ट्रीय आपात, 358 राष्ट्रपति शासन, इन सब की चर्चा 352 से 360 तक इसी ग्रुप में आपात के उपबंध की बात की गई है। और भाग की बात करें तो भाग यहाँ पर 18वां जो है भाग जो है 10, 8, 18, 18वें भाग में इसका उल्लेख किया गया है। आपातकाल की बात करें तो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये भी जरा आप ध्यान रखेंगे। यह है क्या कि जैसे राज्यों को सत्ता दी गई है दोस्तों, लेकिन जब हमारे देश में कोई इमरजेंसी आती है, चाहे कोरोना काल जैसी इमरजेंसी आए, चाहे युद्ध जैसी इमरजेंसी आए, तो उस समय पूरी सत्ता हमारी केंद्र के पास चली जाती है। तब भारत हमारा संघात्मक न होकर हमारा भारत एकात्मक हो जाता है। मतलब केंद्र पूरे राज्यों पर नियंत्रण करके जैसे चाहता है, जैसे पूरे राज्यों में लॉकडाउन लगाना हुआ तो ये नहीं हुआ कि अलग अलग राज्य अलग अलग बार लगाएंगे। एक बार मोदी जी ने बोल दिया कि आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लगेगा, आज रात 9 बजे से लॉकडाउन लगेगा, काम खत्म, सबके लिए आदेश पारित, केंद्रीय सत्ता संघी से तुरंत जो है एकात्मक प्रकृति में बदल जाती है। इसको भी जरा आप ध्यान रखेंगे। तो ये नहीं कोई राज्य बोलेगा कि हमारी तो अलग सरकार है, हम नहीं। तो यही भारत का एक कह लीजिए कि आपात की जैसी हेल्थ इमरजेंसी उस समय कोरोना काल में थी। तो इमरजेंसी यही होती है कि जो हमारी सत्ता जो अलग अलग तरह से फैली हुई है, उस पूरे को इस तरह से अलग अलग मुख्यमंत्रियों में इसको एक कर देना, संघी से एकात्मक बना देना। गुजरात का उत्तरायण पर्व किस लिए मनाया जाता है? तो उत्तरायण पर्व एक तरह से मकर संक्रांति, हमारे यहाँ भी उत्तरायण का पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है, और यह हिंदू कैलेंडर का एक त्योहार है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। तो ये देखिए पतंग वगैरह ये लोग उड़ा रहे हैं, और ये स्टेचू ऑफ यूनिटी आप देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, केवड़िया गुजरात साधु बेट द्वीप पर बनी हुई है। यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछता है कि केवड़िया गुजरात साधु बेट द्वीप पर प्रतिमा किसकी है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेचू ऑफ यूनिटी। केंद्र की नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी की प्रक्रिया को शुरू करने वाला मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर धामी ने सबसे पहले इस प्रक्रिया को लागू किया था, और बाल वाटिका बनाया, जिसके अंतर्गत जो है राज्य के 4457 आंगनबाड़ी केंद्र इसमें काम करेंगे, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालयों से जोड़ा गया, जोड़ करके एक तरह से बाल वाटिका का गठन, जो कक्षा आंगनबाड़ी और कक्षा 1 तक के बच्चों को अच्छे से ट्रेन करने का काम करेंगे। तो नए शिक्षा नीति को लागू करने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? उत्तराखंड। इमेज आपके सामने है, पुष्कर धामी साहब भी आपके सामने। वृत्रा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? यही होता है यशस्वी का तमाशा। तमाशा क्या है? पढ़ाई और तमाशा में अंतर होता है। पढ़ाई ये है कि सामान्य चीजें पूछो, थोड़ा सा कठिन करें, लेकिन अब बताइए वृत्रा नृत्य कौन? मतलब यशस्वी प्रश्न भी गूगल से बना रही है, गूगल पे सर्च करती है, हे गूगल सबसे कठिन प्रश्न बताओ, तो गूगल बताता है कि वृत्रा नृत्य पूछो। तो ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों, क्या ही कहा जाए, यह कठिन से कठिन प्रश्नों की श्रृंखला में से एक प्रश्न आपके सामने है, वृत्रा नृत्य। आपने तमाम नृत्य पढ़े होंगे, वृत्रा शायद ही कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, और जो लोग अगर इसको सही किए होंगे तो उनके लिए तो सलाम है दोस्तों, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। वृत्रा टफ क्वेश्चन था, मेरे कहने का मतलब दोस्तों इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। एसएससी इस बार टफ क्वेश्चन बना रही है, कठिन से कठिन प्रश्नों को डाल रही है, ऐसे स्टैटिक पूछ रही है जो एकदम से सोच लीजिए कि खोज खोज कर चीजों को। तो वृत्रा नृत्य पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है, और यह इसे वृत्ता नृत्य भी कहा जाता है। अशोक का अभिलेख कहाँ कहाँ मिले हैं? तो ऑप्शन में जो रहा होगा उस हिसाब से आप सही करेंगे। फिलहाल कुछ फेमस अभिलेख की बात करें, देखिए मैप पर देख लीजिए, मानसेहरा है, शहबाजगढ़ी है, जम्मू कश्मीर की तरफ ऊपर मैप पे आप देख रहे हैं तो है ना, जो है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान। फिर कलसी है, इधर गिरनार है, सोपारा है, सन्नती है, जहां जहां इनके अभिलेख मिले हैं देखिए यहाँ लिस्ट भी लगी है, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कलसी, गिरनार, एरगुगुडी, धौली, जौगढ़, सोपारा। कौन सा स्थान वर्तमान में कहाँ कहाँ पर है? और खरोष्ठी लिपि में और कुछ ब्राह्मी लिपि में, 2 लिपियों में इनके अभिलेख मिले हैं। खोजकर्ताओं के नाम यहाँ दिया है, आप इसे वीडियो रोक कर चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नंबर पूछ सकता है किसी भी शिफ्ट में। अब ये जो है मानसेहरा जरा से याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा हुआ है, मानसेहरा अभिलेख कहाँ है? ये जो है मानसेहरा हजारा जो है खरोष्ठी लिपि का अभिलेख है, जिसे कनिंघम ने खोजा है या कई बार पूछा। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में जो है पहाड़ियों में बनी हुई एक भीमबेटका की गुफा है,
पूरा पाषाणिक जो है आवासीय पुरास्थल है। ये देखिए इनकी पेंटिंग वगैरह उस समय चल रही थी, पूरे पिकासो आर्ट जो है इन्होंने किया हुआ है आदि मानवों ने, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन जाता है कि सिंधु सभ्यता के कुछ और भी ऐसे स्थान जहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस है, जैसे हड़प्पा पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में के लरकाना में, लोथल सबसे बड़ा बंदरगाह सिंधु सभ्यता का गुजरात में है, काले रंग की चूड़िया यानी कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी में है, और बनवाली की बात करें तो हरियाणा, इसके बाद आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है जो सबसे पूर्वी इलाका, सूत का गेंडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान, चंदहुदड़ो पाकिस्तान, सूत कोटड़ा गुजरात, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान। इनको जरा सा ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछ रहा है। पिछले जो है फेज में जो है पहला फेज था, फेज 1 जो एग्जाम का था, उसमें कई सारे प्रश्न इसी इमेज से आए थे। मैं दोस्तों सारे प्रश्नों को शामिल नहीं करता हूँ, मेरा टारगेट शामिल उन्हीं प्रश्नों को करने का रहता है जिनको मैं पीछे की शिफ्ट में कई बार रिपीट करते हुए देखता हूँ। अगर सारे प्रश्नों को शामिल करूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मेरा टारगेट, अब कोई पुस्तक पूछ दिया घुमा फिरा के, कभी नहीं पूछा, एक बार पूछ दिया तो जबरदस्ती उस पर कोई टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा टारगेट वही प्रश्न रहता है जहां से प्रश्न बनने के चांसेस ज्यादा है। काकोरी ट्रेन एक्शन, ध्यान रखेंगे, डकैती नहीं बोलेंगे, इसका नाम एक्शन कर दिया गया है। डकैती बोलना हमारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान होगा, सरकार ने बहुत अच्छा कदम रखा है। काकोरी ट्रेन एक्शन में इनमें से कौन शामिल थे? अब तो ऑप्शन पे चलेगा दोस्तों, लेकिन हम लोग थोड़ा सा काकोरी ट्रेन एक्शन पे चर्चा कर लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में लखनऊ से आ रही ट्रेन काकोरी के हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। काकोरी में जो ट्रेन में कुछ पैसे थे, कुछ आर्म्स एमुनेशन थे, तो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों के दमन को कम करने के लिए, हमारे आपकी आज़ादी के लिए इन लोगों ने यह एक्शन लिया। इसे लूट भले हम कह रहे हैं, लेकिन ये काकोरी ट्रेन एक्शन था। एक मतलब कह लीजिए कि अपनी संपत्ति, अंग्रेज हमें तो लूट करके गए, हमने अपनी संपत्ति को लेकर अपने इस्तेमाल में लिया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने काम किया था। इस घटना को अंजाम देने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी प्रमुख थे। केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारी और भी शामिल थे। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके सबका इमेज लगा हुआ है, लेकिन इसमें काकोरी ट्रेन एक्शन में जहां तक मेरा अंदाजा है कि ऑप्शन में दोस्तों यही लोगों का नाम दिया होगा, राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, इन्हीं में से कोई एक अलग नाम रहा हो। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों आयोजित होता है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव इसका नाम है। तीसरा संस्करण, दुनिया भर के कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं। मोजाम्बिक, टोगो, मंगोलिया, रूस, मालदीव्स, इंडोनेशिया, सर्बिया, न्यूजीलैंड, इजिप्ट, खांडा, जहां पर जनजाति लोग ज्यादा निवास करते हैं या फिर आदिवासी लोग निवास करते हैं, वो लोग 10 देशों के कलाकार इसमें अपनी प्रतिभा बिखेरेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़, ध्यान रखेंगे इसको। और ये जो है भूपेश बघेल वहां के सीएम साहब हैं। 1 से 3 नवंबर 2022 को साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में इसकी जो है आयोजन किया जाता है। दोस्तों ये इमेजेस या फिर वही बात है कि ये न्यूज लगाने का मतलब है कि आप इससे जुड़ें, इन्हें सर्च करें, इन्हें देखें, तथा आपकी मेमोरी में, क्योंकि मेरा मानना है कि ग्राफिक्स की मेमोरी इन अक्षरों की मेमोरी से 20 गुना तेज होती है, ताकि आपके माइंड में डेटा छप जाए। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के लिए है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा के लिए जो है दिलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू, राजस्थान के माउंट आबू बस्ती में लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे। दिलवाड़ा मंदिर का एक आपके सामने दृश्य है। गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल, इन्होंने गोल्ड मेडल इतने प्राप्त किए कि इन पर गोल्डन गर्ल आत्मकथा लिखी गई। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। फिर कुछ खिलाड़ी और उनकी आत्मकथा, प्लेइंग इट विथ माई वे सचिन तेंदुलकर, स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट कपिल देव, सनी डे सुनील गावस्कर, अनब्रेकेबल मैरी कॉम, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, एस अगेंस्ट आर्ट्स जो है एस अगेंस्ट आर्ट्स सानिया मिर्जा, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, द रेस ऑफ माई लाइफ कई बार पूछा है, इसको इम्पोर्टेंट है, मिल्खा सिंह को याद रखना है, ध्यान रखिएगा, है ना। द रेस ऑफ माई लाइफ कई बार पूछा है। व्हाइट साकर मैटर्स पेले वाली भी कई बार पूछा हुआ है, इनको जरा सा ध्यान रखेंगे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किस ने किया था? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन एक लाल कुर्ती आंदोलन, भारत में आपने सुना होगा, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन, जिसे खान अब्दुल गफ्फार खान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन से खुदाई खिदमतगार नाम से एक आंदोलन चलाया हुआ था, तथा इस आंदोलन को फारसी शब्द, इसका फारसी शब्द जानते हैं खुदाई खिदमतगार, तथा इसका हिंदी अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक, यानी खुदाई खिदमतगार।
खान अब्दुल गफ्फार खान। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? तो रोज यह प्रश्न आ रहा है, कभी घुमा फिरा कर। आज शायद 42वां संविधान संशोधन पूछा था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से है। मैं बार बार बोलता हूं कि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। कैसे? एक बार फिर से बोल दूं, एक लाइन में याद करिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया मूल कर्तव्य है। ध्यान रखेंगे, 4A 51A, ए का मतलब कि मूल संविधान में नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है। वो अधिकार तो थे, मौलिक कर्तव्य बाद में आते हैं। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A जोड़ दिया गया, तो हो गया 2002 से। अब कितने हो गए दोस्तों? 10 तो पहले थे और एक जोड़ दिया गया जब, तो 11 हो गए टोटल। ध्यान रखेंगे, 86वां संविधान संशोधन 2002, 10 से 11 हो गए। कंटेंट पसंद आ रहा हो तो टेलीग्राम चैनल स्कैन करिए, यहाँ पर PDF प्रोवाइड की जाएगी, तथा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। कमेंट सेक्शन में हम आपके सारे जवाब देते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। भर्ती से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम, आप एक बार हमें जरूर संपर्क करें। मिलते हैं इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।